बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर के बाद हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ कर दिया गया है और इस ऑपरेशन में सिर्फ पाक फ़ौज का दहशतगर्दों को ख़ात्मा करना ही मकसूद नहीं, बल्कि अगर प्रेस रिलीज़ को पढ़ा जाए तो उसमें नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को इस पूरे ऑपरेशन का हॉल मार्क करार दिया गया है। और साथ ही साथ पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर बहुत अरसे से जो डिमांड आ रही थी, मुतालबा था कि वहाँ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ पर ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे कराची में रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है, वहाँ पर दहशतगर्दों की सेंचुरीज हैं और वहाँ पर उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत मुसलसल इस हवाले से अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार किए रखे थी और ये कह रही थी कि जी हमारी जो पंजाब पुलिस है वो केपेबल है, बासलाहियत है और वो यहाँ पर अमन कायम कर सकती है। बहरहाल अब जो रेंजर्स का ऑपरेशन है पंजाब के अंदर वो भी शुरू हो गया है और एपेक्स कमेटी में पंजाब की ये फैसला किया गया है कि उसका दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा और इस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ भी किया जाएगा। तो ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये ऑपरेशन यहाँ पर किस हद तक जो है वो फ्रीली बगैर किसी रुकावट के जारी रह पाता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से दीगर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो इस वक्त एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सिंध की, तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत है उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर भी एक रस्साकशी किसी कैफियत है और इसके साथ ही साथ जो दहशतगर्दी के हवाले से दीगर जो मामलात इसके साथ जुड़े हैं, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उस पर भी पीपल्स पार्टी ने APC बुला रखी है 4 मार्च को और दीगर सियासी जमातों से उनके राब्ते जारी हैं, उनको वो मदऊ कर रहे हैं इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में। तो आखिर ये जो मामला है इसको क्यों इतना ज़्यादा लटकाया जा रहा है, ये मामला क्यों तूल पकड़ रहा है, इसको क्यों पेचीदा बनाकर पेश किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से और जो मुल्क की इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। एक तवील अरसे के बाद दोबारा हमारे सामने आए हैं, मंजरनामे पर आए हैं और अगर बात की जाए कि मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से काफ़ी वोकल हैं, काफ़ी दो टोक और सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर सैयद फैसल रज़ा अब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल। जी वालेकुम सलाम सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और आपके इदारे का भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले, अगर हम आगाज़ करते हैं कि आप जो है वो तकरीबन 10 महीने के बाद अब दोबारा से इस तरीके से आवाम के सामने आए हैं, मीडिया पर टॉक शोज़ आपने शुरू किए हैं, तो ये गायब होने के क्या वजूहात क्या थी, ये मुहर्रिकात कुछ समझा दीजिए। देखिए ना, आप बहुत शुक्रिया आपके इदारे का और आपका भी, और ख़ास तौर पे बुरे वक्त में जो आपके इदारे ने आवाज़ हक बुलंद की उसका ख़ास तौर पे शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि 10 महीने पहले जब आदमी अपना मिशन कंप्लीट कर गया, देखें मिशन तो मैं अपना आज से तकरीबन 2.5 साल पहले कंप्लीट कर गया था, जब आइन के अंदर जमहूरी मार्शल का निफाज किया ख़ुद पार्लियामेंटेरियन ने वोट दे के। दूसरा, ईरान, चाइना और रशिया की जानिब जो पाकिस्तान ने टिल्ट किया, और वाकई अब आप रशिया और चाइना के साथ खुलेआम खड़े हुए नज़र आते हैं, वो काम अप्रैल 2016 में मुकम्मल हुआ, वो मिशन भी कंप्लीट किया। बाद में तो खाली तमाशा रह गया था और तमाशों के अंदर हमारी कोई आदत नहीं आने की। पनामा के अंदर आपको बता के चले गए थे कि पनामा का अगर आप इब्तिदाइया पढ़ें तो मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब जो हैं वो पहले इसके अंदर सज़ा याफ्ता है। बहरहाल वो टाइम वेस्ट करना था, तवज्जो एक तरफ लगाई गई, पीछे हाथ दिखाया गया। वो हाथ क्या दिखाया गया उससे पाकिस्तानी आवाम को कोई सरोकार नहीं है, पाकिस्तान में किसी को ये लेना देना नहीं है कि उसके पीछे हुआ क्या। लेकिन 10 महीने तक आपकी भी मुसलसल राब्ते हुए, आपने भी चाहा प्रोग्राम किया, लेकिन हमने भी आपको यही कहा कि जब वक्त आएगा तो हम खुद ही आ जाएंगे, अभी वक्त नहीं है।
तो वक्त आ गया, जैसे ही फौज दहशत गर्दों ने फौज से ऐलान जंग किया और फौज ने दहशत गर्दों से ऐलान जंग किया मुल्कगीर, तो यही वो वक्त था जिसमें उतरने का टाइम था और उसमें मैं आया, क्योंकि हमारा हमेशा से स्टांस ये रहा है कि जानवरों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। और जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ऐलान किया कि दहशतगर्दों को देखते ही गोली मार दो, तो यही तो वो स्टांस था जिसको फुलफिल करने के लिए मैं आया। और मैं आपको बताऊं कि यही हल भी है, क्योंकि जब तक आप माशरे में खौफ नहीं पैदा करेंगे तो माशरा सुधरेगा नहीं। वरना आज से 5 साल पहले पीटीवी में मैंने आपको बताया था, मैं बहुत जल्द वो वक्त देख रहा हूँ जब मीडिया में मौजूद हमारी बहनें जो हैं वो शटल कॉक बुरका पहन के टीवी प्रोग्राम करेंगी। आई रिमेंबर योर वर्ड्स, बिल्कुल मुझे अच्छी तरीके से याद है। लेकिन मुझे इसी पे बताइएगा कि अब आपने कहा कि वो वक्त आ गया, दोबारा से आप मंजर आम पर आए, दहशतगर्द एक बार फिर से उठे और फौज ने ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद, और इसका भी अहम नुक्ता कि देखते ही गोली मार दी जाए, जिसका आपने जिक्र किया। बट अगर ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की बात करें तो उसमें भी जिस तरीके से हम कह रहे थे कि जी बड़ा कामयाब ऑपरेशन है, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है, बीच में वो क्या चीज़ें रहीं जिस पर हम कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर सिविलियन लीडरशिप को, सूबाई हुकूमतों को, विफाकी हुकूमतों को अमल दरामद करना चाहिए था, जो नहीं हुआ, कि अब हम ऑपरेशन रद्दुल फसाद की तरफ गए हैं? एक मंजे हुए सहाफ़ी से इसी सवाल की उम्मीद की जा सकती थी। आपने तो बेसिक जो इसकी एक्चुअल रूह है उसको सही पकड़ के सवाल किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तारीख़ के अंदर ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब की कामयाबी जो है वो तो अभी आप और हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं। लेकिन जो 10 लाख लोग वहाँ से हिजरत करके शुमाली वज़ीरिस्तान से आए और कैंप्स में 2 साल पड़े रहे, वहाँ पे आपका परचम नहीं था, तराना नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं जा सकता था। इवन के बड़े बड़े सियासतदानों ने वहाँ जाने का ऐलान किया, मार्च किया, लेकिन घुस नहीं सके। वहाँ सिर्फ आपके ना सिर्फ कानून की अमलदारी ख़त्म हो गई, बल्कि अवाम पाकिस्तान को एक सो कॉल्ड तालिबानाइजेशन के एक खिलाफत के नीचे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया। मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन इशारतन कहूँगा कि कभी सवात के, दीर के, मालाकंड के, दर्रा आदम खेल के गयूर पख्तूनों से जाके पूछिएगा कि उनसे क्या क्या वाहियात मुतालबे किए गए, वो उस पर कभी तफसील से बात करेंगे। लेकिन आ जाते हैं नेशनल एक्शन प्लान पे। सादिया, आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था जब ये नेशनल एक्शन प्लान 21वीं तरमीम लगने जा रही थी कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो पाकिस्तान के अंदर बोया जाने वाला सबसे बड़ा फितना है, क्योंकि ये फौज का माइंडसेट नहीं था। फौज का माइंडसेट था मिलिट्री कोर्ट्स, आइन के अंदर फौजी अदालतें और उसके तहत दहशतगर्दों को सजाएं। लेकिन सियासतदानों ने अपना हिस्सा डालने के लिए एक नई कहानी घड़ी, 19 नुकात को शामिल किया जाए। बहरहाल तारीख में हमें वहां सबसे बड़ी कामयाबी हुई जब 19 नुकात जो हैं वो आइन का हिस्सा ना बने। आइन के अंदर सिर्फ 21वीं तरमीम आई और इन सियासतदानों ने हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए 19 नुकात को एक सादा कानून के जरिए लागू किया। और ये 19 नुकात हमने 2 साल देखा कि इमाम हुसैन की मजालिस पे नजर आए या दरूद सलाम की महफिलों पे नजर आए। 3.5 किलोमीटर दूर लाल मस्जिद में मौजूद खुतबात जो दिए गए वो इस चीज़ के गवाह हैं कि वहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान लगाने की इन दहशतगर्दों के ऊपर इन सियासतदानों की जो उनके हिमायती हैं उनकी हिम्मत ही नहीं रही। अब मेरे आने की वजह यह है कि अवाम पाकिस्तान तो है गुगलू, वो तो खाने को हप्पा और पानी को मम्मम कहते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है। तो मैं इनको ये बताने आया हूं कि देखो तारीख में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मिलिट्री कोर्ट को, मिलिट्री के फैसलों को, मिलिट्री चीफ के फैसलों को ये सियासतदान अंडरमाइन करने जा रहे हैं, ये अपने ज़ेरे नगू करने जा रहे हैं और इन 19 नुकात को बाकायदा आइन का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, जिससे हमें शदीद इख्तिलाफ है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं है, पाकिस्तान में कत्लेआम है। सादिया, कत्लेआम। जिस दिन आप नवाज शरीफ पे, इमरान खान पे, जमात इस्लामी पे, मौजूदा दौर की पीपल्स पार्टी पे हमले होते हुए देखेंगे दहशतगर्दों के, उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि अब पाकिस्तान से जंग शुरू हुई है। अभी तो एक मखसूस माइंडसेट को मारा जा रहा है और पिछले 15 साल से मारा जा रहा है। जो भी मज़ारात से मुंसलिक है, औलिया अल्लाह के चाहने वाले हैं, दरूद सलाम के मराकिज़ में जाने वाले हैं, उनको मारा जा रहा है, फौज की वर्दी को मारा जा रहा है, या फिर मीडिया को मारा जा रहा है। और ये 3 निशाने हैं और ये तीनों निशाने वाजे हो चुके हैं। अभी तक किसी सियासतदान के माथे पे पसीना नहीं देखा होगा आपने। जिस दिन इनके माथों पे पसीना आना शुरू हो जाए ना खौफ से, बस उस दिन समझ लेना कि पाकिस्तान में कुल्ली जंग शुरू हो गई है, जो चंद महीनों के फासले पर है। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द पाकिस्तान में वारिद हो चुके हैं। इन शॉर्ट यानी बॉटम लाइन अगर देखी जाए वो ये है कि जी क्योंकि मरने वाले कोई और हैं, तो जो असल लीडर्स हैं, जो सियासतदान हैं, आप कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जी आए कंडेमनेशन स्टेटमेंट्स आ गए, मुजम्मती बयानात जरूर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो कुछ
5 लाख और 10 लाख जो है वो लवाहिकीन के लिए ऐलान भी कर दिया जाता है। आप अगर आप मुझे थोड़ा सा एक वक्त दें, मैं उसकी वजह बता देता हूँ कि ये दहशत गर्दों के साथ कमिटेड हैं, ये उनको पैसे भर रहे हैं। ये जिस दिन भी दहशत गर्दों के सामने खड़े होने का फैसला करेंगे, इनके चेहरे फैसल रजा अब्दी के चेहरे के जैसे हो जाएंगे और फिर आपको पता चलेगा कि जंग क्या होती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है। ये जो आपने अभी बात की है ना सियासी जमातों के हवाले से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये कंसर्न भी शो किया जा रहा है और इस पर इनफैक्ट टीवी टॉक शोज़ में भी एनालिस्ट बहुत खुलकर बात कर रहे हैं कि जो एक नेक्सस हमें बताया गया था कि एक इस्टेब्लिश्ड है करप्शन के दरमियान और फिर साथ ही साथ ये जो टेररिज्म है और जहाँ जहाँ इनके सहूलतकार हैं, चाहे वो किसी सियासी जमात में ही क्यों ना हो, उन तक हाथ डालना इस बार कितना ज़रूरी है। और फैसल रज़ा अब्दी साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर वाकई में दहशतगर्दों के सहूलतकार पाकिस्तान की हर सियासी जमात में हैं, हर सियासी जमात उन्हें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सैयद फैसल रज़ा अब्दी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, ये फरमाइएगा, जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सियासी जमातों के हवाले से कि दहशतगर्दी का खात्मा करना सबसे बड़ा चैलेंज है इस कौम के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए। और अगर हम दहशतगर्दी के सहूलतकारों की बात करें तो क्या वो आपको पाकिस्तान की हर सियासी जमात में नज़र आते हैं? जी हाँ, हर सियासी जमात में नज़र आते हैं। माफ़ कीजिएगा, हर इदारे में नज़र आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं तो पिछले 12 साल से ये जंग लड़ रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे आवाम से ऐलान जंग कर दिया और वहाँ के में आहिस्ता आहिस्ता कत्लेआम शुरू हो गया। और मैं आपको ये भी आगाह करते चलूँ कि पाकिस्तान में फ़ौज के साथ खड़े होने की भी 2 रिवायतें। एक, कारगिल के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर शेरदिल जवान खड़े हुए थे जब जंग हुई थी। बिल्कुल। दूसरा, पाड़ा चनार में अवाम पाकिस्तान ने फ़ौज के साथ मिलकर 2006 में इन दहशतगर्दों को शिकस्त दी थी जब ये अफगानिस्तान से लड़ने आए थे। तो अब भी वही मौक़िफ़ है, हमने बिल्कुल गैर मुसल्लह जद्दोजहद रखनी है टिल देन कि रियासत यानी फ़ौज हमें हुक्म ना दे कि अब बंदूक उठाओ और 65 की तरह मुकाबला करो, जिसका मैं आपके साथ पिछले 8 साल से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आयादा करता आया हूँ। तो उस वक्त तक, जब तक कि फ़ौज हुक्म ना दे, हमने गैर मुसल्लह रखना है। और गैर मुसल्लह रखते हुए अवाम पाकिस्तान ये जंग दहशतगर्दों से मुसलसल लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें तुम्हारा इंतजार था। मेरी रिसर्च ने आपको बताया था कोई मुल्क किसी मुल्क के अंदर हमला नहीं करेगा। जहां किसी मुल्क ने हमले की नीयत से किसी मुल्क पे हमला किया, वहीं से तीसरी आलमी जंग का आगाज हो। तो मैं आपको बताऊं कि हम भी 12 साल से इन आलमी ताकतों के इंतजार में थे। आप आइए, और हमारा सबसे अव्वलीन तरीका यह था कि सबसे पहले तो जाएं आप शिया सुन्नी इत्तेहाद पे, जो हमने कामयाबी से सर किया और अब पाकिस्तान में वो पौधा परवान चढ़ के दरख्त बनता जा रहा है। दूसरा था वर्दी के साथ खड़े होकर 20 करोड़ अवाम को फौज बनाना। तो हम ये जंग लड़ रहे हैं। अब शाहबाज कलंदर पे आपने देखा कि जब हमला किया तो मकसद क्या था, यानी कि मजार पे से दरूद और सलाम की महफिलों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन 2 घंटे बाद ही वहां पे जो आवाम पहुंची और उन्होंने दरूद और सलाम दोबारा शुरू किया, ये शिकस्त थी दहशतगर्दों की। तो ये जंग हमने बुलाया, ये लड़े, पाकिस्तान की हम उनके साथ लड़े। मैं पाड़ा चनार सुनिए मैं पाड़ा चनार, हंगू, दर्रा आदम खेल, दीर, शुमाली वजीरिस्तान, कोहाट के तमाम पाकिस्तानी भाइयों को बोलूं कि ये पूरे पाकिस्तानी जो हैं ये खामोश तमाशाई हैं। ये तुम्हारे साथ खड़े ना हो ना हो। फैसल आब्दी ने पिछले प्रोग्राम में तुम्हारे साथ ये जंग लड़ने का ऐलान किया और इन दहशतगर्दों को तुम्हारी आवाज में कहा है कि आ जाओ, हमने पहले भी तुम्हें देखा है, हम तुम्हें दोबारा देख लेंगे, तो हम तुम्हें देख लेंगे इंशाल्लाह। हमें इसमें किसी की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल तक किसी फर्द ने मेरा साथ नहीं दिया। ये सोशल मीडिया के जो ये फायरी है ना, इनको मैं बताऊं, तुम सोशल मीडिया पे जिंदगी गुजारो, असल जंग क्या होती है वो देखो। आओ किस तरह इंसाफ के इदारों से इंसाफ की भीख लेने के लिए हम लड़ते रहे, ये देखो। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आ गया जिसको मकाफात अमल कहते हैं। पाकिस्तान की आवाम की खामोशी ने इन दहशतगर्दों को पाला था, पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ेगा। ये अल्लाह का कानून है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आपकी जंग जो है वो जारी है। मुझे ये बताइएगा कि जो पंजाब में अब रेंजर्स ऑपरेशन का फैसला हुआ है और आगाज भी कर दिया गया है, कल एपेक्स कमेटी ने कहा कि जी मजीद शदोमत से ये जारी रहेगा,
तो आपको लग रहा है कि वाकई ऑपरेशन यहाँ पर कामयाब होगा? बहुत एक तवील अरसे तक पंजाब हुकूमत जो है वो इसको रेजिस्ट करती आई है, गो के तमाम ही सियासी जमातों ने, तमाम ही हलकों की तरफ से ये मुतालबा होता रहा है। मुझे तो इन हुकूमतों के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया कि इस मुल्क के एक मिलिट्री चीफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग किया, इस सोच के तहत क्योंकि यहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा निशानदेही मौजूद है कि मशरिक से खारजी उठेंगे, तो जब मशरिक से खारजी उठेंगे तो उनको मारने वाले भी मशरिक से उठेंगे। उन्होंने शूट एट साइट का जो ऑर्डर दिया है, इसके आगे तो हर अदालत, हर फैसला ही बेकार है। और मैं मिलिट्री कोर्ट के लिए इसीलिए सबसे बड़ा वकील हूँ कि उसमें सबसे बड़ा फैसला ये होता है कि एक कर्नल तक, एक मेजर तक, एक सिपाही तक को ये इख्तियार होता है कि दहशत गर्दों को जहाँ देखो वहाँ गोली मार दो। दूसरा नंबर ये होता है कि फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल होता है और ये सिर्फ मिलिट्री कोर्ट से ही लागू होता है। जब तक आप नेशनल इमरजेंसी के निफाज और आर्टिकल 245 को नाफिज करके रेंजर्स को इख्तियार नहीं देंगे, ये एक्साइज जो है तवानाई खर्च करने के बराबर होगी, क्योंकि उनको मिलिट्री कोर्ट में नहीं भेजा जा सकेगा। मैं मिलिट्री कोर्ट की कारकर्दगी से 100% मुतमईन हूँ। मैं खुश हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मिलिट्री कोर्ट्स ने 100% रिजल्ट दिया और अल्लाह ताला ने जनरल राहिल शरीफ और उनके इदारे को कामयाब किया। मुझे पूरी दुआ है और पूरा मेरा साथ है जनरल बाजवा और उनके इदारे के साथ। ठीक है, आपने जिस तरीके से कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन इस बार सबको मालूम था सनसेट क्लॉज है, 2 साल के बाद ख़त्म हो जानी है, बीच में जो काम करना था वो आपने किया नहीं है और अब फिर से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तूल पकड़ता जा रहा है मामला। बिलाखिर अब पीपल्स पार्टी जगह जगह जाके सियासी जमातों को इनवाइट कर रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि 4 मार्च को बुला रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों किया क्या जा रहा है? ये सारा कुछ मीटिंग्स, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या कन्वे कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी पे तो आते हैं बाद में ना, पहले आ जाते हैं इस तरफ के ये एक बड़ी 10 महीने हमारी गैर मौजूदगी में एक बड़ा फिक्रा रहा यहाँ पे। क्या कर लिया जी मिलिट्री कोर्ट ने, क्या कर लिया जी राहिल शरीफ ने। चलें आज मैं तो चाहता था कि राहिल शरीफ साहब पे एक पूरा प्रोग्राम करूं, एज अ हीरो उनको खराज अकीदत पेश करूं, क्योंकि जो कौम अपने हीरो को फरामोश कर देती है खुदा की लानत उसका हकदार होती है। अब मैं आपको बताऊं कि किया मिलिट्री कोर्ट ने। अब देखें सादिया, एक सिगरेट का डब्बा है, उसके अंदर से 20 सिगरेटें आती हैं। आपने खाली डब्बा हाथ में दिया और 20 सिगरेटें दे के कहा कि इसके अंदर सिगरेटें डालो। अब जिसने 20 डाल दी वो तो हो गया कामयाब, लेकिन जिसने 19 डाली ना, वहां पे शक आता है कि नहीं यार ये तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, एक कम रह गई। तो आपने दांतों से खींच के सियासतदानों ने इस नेशनल एक्शन प्लान की आड़ में जितने केसेस जनरल राहिल शरीफ और उनके इदारे को दिए, आप जाके रिकॉर्ड पे चेक कर लें कि तमाम पे फैसले हुए विद इन मंथ और उन तमाम को फांसी हुई। पीपल्स पार्टी के और जमातों का काम अगर आप देखना चाहती है अवाम पाकिस्तान, तो मैं फैसल रजा आबदी इस खामोश और गूंगी आवाम से कहूं कि इससे पहले तुम पर अजाब भारी तादाद में आ जाए, आवाज़ो आज जुबान खोलो और इन सियासी जमातों से तकाजा करो कि ये 300 दहशतगर्द अदालत के अंदर सजा के मुंतजिर हैं, आखिर इनको फांसी क्यों नहीं दी जा रही? सादिया, कि आप जानती हैं कि आपकी जेलों के ऊपर करोड़ों रुपए रोजाना रात को क्यों खर्च किए जाते हैं जेलों की हिफाजत के लिए? इसलिए कि उसमें ये मौजूद 300-350 दहशतगर्दों को जेल तोड़ के निकालने की साजिशें की जाती हैं। अगर आप इस फल को ही खत्म कर देंगे तो आपके पेड़ों पर पत्थर नहीं आएंगे, आपके करोड़ों रुपए रोज के बचेंगे। तो अगर ये सियासी जमातें इतनी सिंसियर है अवाम पाकिस्तान से, और शोहदा की जमातें खास तौर पे जो अपने आप को शोहदा की जमातें होने का दावा करते हैं, कल ही तकाजा करे ना इन कोर्टों से दहशतगर्दों को फांसी पे लटकाया जाए, जिन्होंने अवाम पाकिस्तान के गले काटे, जिन्होंने फौज को वर्दी के अंदर मारा, जिन्होंने रियासत पे हमले किए, जिन्होंने आपके हेडक्वार्टर्स पे हमले किए। अगर वो निकल गए दोबारा तो वो उन दहशतगर्दों की फिर कमांड करेंगे और फिर आपको मारेंगे। और इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार है मीडिया का। मैं मीडिया पे तनकीद नहीं कर रहा ना आपके इदारे पे, लेकिन मैं मीडिया से एक तकाजा करता हूं कि इन हुक्मरानों से और इन ताकतवर इदारों से डरने के बजाय अल्लाह का डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह ने जन्नत देनी है, इन्होंने नहीं देनी। अगर आप लोगों ने आवाज़ हक बुलंद नहीं की तो याद रखिएगा आप अवाम में अपनी इज्जत खुद ही खो देंगे। दुरुस्त बात। ये जो आपने कहा है कि जाहिर है, अब अगर इस तरीके से कराची की मिसाल देकर बात की जाए कि वहाँ पर भी हमने देखा कि ऑपरेशन में लोग पकड़े जाते हैं, पता चलता है कि जी बड़ी इन्होंने करप्शन भी की, कहीं पर दहशतगर्दों को भी सपोर्ट करते रहे, फंड करते रहे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इसी नुक्ते पर बात करूंगी कि फिर उन लोगों के हवाले से भी जिनको गिरफ्तार करके पकड़ के अवाम के आगे भी JIT में भी मुख्तलिफ बयानात भी उनके आते रहे, तफसील जो है अवाम के सामने आती रही, उनको भी सजाएं नहीं हुई, उनका भी कुछ पता नहीं चला कि जी
केस लटका हुआ है, वो जेलों की बजाय जो है वो बीमारी का बहाना करके अस्पतालों में पड़े हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। फैसल रज़ाब्दी साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जिस तरीके से रेंजर्स कॉरपोरेशन कराची में और उस मॉडल को बहुत बेहतरीन मॉडल भी इस लिहाज से करार दिया जाता है कि जी सबसे बड़ा शहर जो है उसमें सभी जमातें एतराफ़ करती हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है, अमन व अमान बहाल हुआ है। जितने लोग पकड़े गए, अगर हम डॉक्टर आसिम से शुरू करें, वहाँ पर निसार मुराई, उज़ैर बलोच और ना जाने कौन कौन, उनका क्या अंजाम क्या हुआ? कहीं पर पुलिस जो है वो कोई अफसरान चेंज कर दिए जाते हैं, कहीं पर तहकीकात नहीं हो पाती हैं, कहीं पर JITs नहीं बन के पेश हो पाती हैं, कि हो क्या रहा है? शुक्रिया, बड़ा बेहतरीन सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि महज़ब माशरे में, ये तो हमारे यहाँ पाकिस्तान है ना, तोते को मैना बोल दो ये मैना बोलेंगे, गधे को हाथी बोल दो ये हाथी बोलेंगे। तो मतलब जिस तरह इनको चलाओ उस तरह चलते हैं। उसकी वजह ये है कि बाकी अपनी तमाम चीज़ों के अंदर ये कौम होशियार है और अवामी मसाइल जहाँ हैं तो वहाँ ये इनको चुप लग जाती है। देखें, किसी भी महज़ब माशरे के अंदर अगर आपने कामयाबी नाकामी देखनी है तो फिर सज़ा और जज़ा से देखेंगे कि सज़ा कितनों को हुई और जज़ा कितनों को हुई। तो ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि पिछले 65 साल की तरह किसी को भी सज़ा नहीं हुई, एक को भी सज़ा नहीं हुई। वो जितने दहशतगर्द थे जेलों, आपने कहा अस्पतालों में लेटे हुए नहीं है, लेटा हुआ है, सिर्फ एक लेटा हुआ है। पिछले 18 साल से एक लेटा हुआ है, बाकी सब दंदनाते फिर रहे हैं बाहर आके इसी शहर के अंदर। कभी कराची वालों से पूछिएगा। तो रेंजर्स के भी हाथ पांव बांध के उनको ऑपरेशन पकड़ा दिया अपनी जेरे निगरानी, और अपने रिजल्ट वो नहीं आ सके जो कि आने चाहिए थे, जो सज़ा के साथ होते, सज़ा और जज़ा के साथ होते। अब ये IG ख्वाजा IG साहब हैं यहाँ के, ताजिरों में जाते हैं, अपनी कारकर्दगी बताते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उनसे मेरी गुजारिश है कि ये गवर्नर जो था यहाँ पर NRO में जिसके केसेस बंद हुए और फिर खुले, इशरतुल इबाद, सैकड़ों कत्ल के केसेस, जब वो गवर्नरी से निकले तो उन पे इस्तिस्ना भी ख़त्म हो गया। आप पकड़ लेते ना, आपको किसने रोका था? आप तो अपने पुलिस अफसरान को भेजा कि वो सलूट मार के उनको जहाज में बिठा के आ जाएं। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, कारकर्दगी यहाँ पे सिफर है। आपने अब तक 76 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने पिछले 10 साल के अंदर रिवॉर्ड में दे दिए। क्या रिवॉर्ड दिया? ओ जी बड़ा प्यारा दहशतगर्द पकड़ा है और इसको 25 लाख रुपए इनाम। ओ जी बड़ा जबरदस्त इसने काम किया, फला डाकू पकड़ा, इसका मेडल भी बढ़ा दिया, इसका स्टार भी बढ़ा दिया। अब मैं इन्हीं IG साहब से पूछता हूं, जरा आप अब बताइए कि जिनके वो आपने पैसों के रिवॉर्ड दिए यहाँ पर या तमगे बढ़ाए, सजा किसको हुई है अदालत से? वो बताइए। सजा होने के बाद मेडल दीजिए, सजा होने के बाद कैश रिवॉर्ड दीजिए। ये तमाशा बना रखा है आपने। आपको पता नहीं कि महज़ब पुलिस जो है वो मुआशरे के अंदर किस तरह काम करती है? आइए सट्टे अड्डे बह लेके चलता हूं आपको। हर सट्टे अड्डे से तो आपकी पुलिस पैसे उठा रही है, 2 नंबर हाइड्रेंट से पैसे उठा रही है। कराची से 800 अरब रुपए का कॉपर चोरी हुआ, आपकी पुलिस बाकायदा मुलविस थी उसके अंदर। आपने क्या कर लिया? आपके DG रेंजर ने, साबका DG रेंजर ने खुलेआम बयान दिया ताजिरों के अंदर खड़े होके कि कराची से सारा कॉपर उतार के चोरी करके बेच दिया गया। चले मैं उन्हीं को गवाह बनाता हूं। आइए ना के इलेक्ट्रिक के सबराज कैपिटल को पकड़े, हिम्मत है तो। आप बातें कर रहे हैं, ये भाषण देना आप लोग का काम नहीं है भाई। आप आइए जो एक्ट करें, बिल्कुल बिल्कुल, आपने अमल दरामद करना है, बात नहीं करनी। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर थोड़ी सी बात करें, एक तरफ तो आपकी ऑब्वियसली नजरिए की जंग जारी है, हमारा काम है भाषण देना, आपका काम है खिदमत करना। खिदमत कीजिए, भाषण न दीजिए। पाकिस्तान की आवाम कराची की आवाम देखना चाहती है 48 घंटों में सट्टे अड्डे को बंद होते हुए। आपको बताऊं IG साहब कि कराची के अंदर केमिकल और नाले के पानी के अंदर सब्जियां उग रही हैं, मलीर के अंदर बड़ी तादाद में, जिसको खा खा के कराची की आवाम हेपेटाइटिस C का शिकार हो गई। आप में अगर हिम्मत है तो कूची कैंप पे ऑपरेशन कीजिए जहां पे असला खुलेआम बिक रहा है। आप में हिम्मत है तो जाइए उस सब्जी को कल तल्फ करके दिखाइए मुझे पाकिस्तान में।
कुछ नहीं होना, भाषण भाषण भाषण। ठीक है, यानी यहाँ पे प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ बात ना करें, यू शुड वॉक द टॉक ऑल्सो। मैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरीके से बात हो रही थी कि 10 महीने के बाद आप मंजर आम पर दोबारा आए हैं, इस दौरान भी हमने देखा कि आपके घर पर भी छापा पड़ा, आपकी गिरफ्तारी और फिर बाद में रिहाई। आपको क्या लगता है कि उसके पीछे कौन लोग, कौन शख्सियात जो हैं वो मुलव्विस हो सकती हैं? किसने करवाया होगा ये सब आपके साथ? एक तो कोई गैर मुल्की सफ़ीर था, और उसके साथ जो कंप्रोमाइज़ किया उसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप सोच लीजिएगा। मुझसे पहले ख्वाजा इजहार साहब को MKM को गिरफ्तार किया गया था, याद है आपको? और फारूक सत्तार साहब बिल्कुल बिल्कुल। कितनी देर में छूटे थे वो? काफी जल्दी हो गई। कितनी देर में छूटे थे? काफी जल्दी आ गए। 3 घंटे में। हाँ, काफी जल्दी। 3 घंटे में, बिल्कुल। अच्छा, और इसके अंदर सबसे ज्यादा एफर्ट दिखाया था जरदारी साहब ने और उनकी पीपल्स पार्टी ने। ऐसे ही है ना कि राव अनवर साहब को मुअत्तल कर दिया था, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो अगर 7 दिन तक मेरे ऊपर किसी ने मेरी माँ को तसल्ली का फोन भी नहीं किया, जिनके लिए मैंने खिदमत अंजाम दी, पूरी दुनिया से लड़ गया, टक्कर खा गया, उन्होंने मेरे घर की सादात, घर की चादर, 4 दीवारी को पामाल किया, मेरी सादात माओ बहनों को और कराची के बुजुर्गों को मलीर के अंदर खुलेआम गोलियों का निशाना बनाया, आप खुद समझ जाओ कौन थे। ठीक है, अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप अपना सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या किसी सियासी जमात के साथ जुड़ने का इरादा रखते हैं? पीपल्स पार्टी में वापस आ सकते हैं? अब तो पीपल्स पार्टी में वापस आने वालों का सफ़र शुरू हो ही गया। एक तरफ नबील कबूल आ गए, इरफानुल्लाह मरवत साहब, हाँ, उन्होंने खुद कहा मैं आ गया हूँ, लेकिन फिर वो आसफा और बख्तावर बीबी के जो ट्वीट्स आ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा नापसंदीदगी का इजहार किया, तो अभी वो भी फैसला जो है दरमियान में ही लटका हुआ है। पीपल्स पार्टी कह रही है, आज बिलावल साहब ने भी कह दिया कि जी इरफानुल्लाह मरवत साहब की कोई जगह नहीं है। तो आपका है इरादा पीपल्स पार्टी में वापस जाने का? मैं आपको ये बताऊं कि सादिया, 2013 में ही मैंने सियासत को खैराबाद कह दिया था, और जो उस पर एक रस्म रहती थी पार्लियामेंट से निकलने की, वो मैंने इस्तीफ़ा दे के पूरी करके एक ज़ुबान दी थी कि अब मैं सियासत में नहीं आऊँगा। और मैं पार्लियामेंट में कैसे आ सकता हूँ? पार्लियामेंट तो मेरी मकरूज़ है। अब मुझे कितनी शर्म आएगी कि जो मेरी कर्जदार है उसके अंदर मैं वापस जाऊँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासत मैंने छोड़ दी। हाँ, मैंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग शुरू की है शहदा के बच्चों की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा पाकिस्तान के मसाइल को कोई नहीं समझेगा। उन्होंने कुर्बानी दी है, कुर्बानी ही उनकी है। उनको कोशिश कर रहा हूँ कि उनको विजन दूँ और वो फिर अपना किरदार अदा करें। एज अ कोच मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। लोग कहते हैं किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हो, आके देख लो किस चीज़ की कोचिंग कर रहा हूँ। 9 साल से मुझ पर ठट्टे मार के हंसते हुए जाते थे कि एक कैद पड़ा हुआ है, कैद पड़ा हुआ है। अल्लाह वो वक्त ले आया कि तुम सब कैद होने वाले हो। मकाफात अमल इरफानुल्लाह मरवत पे आ जाते हैं। मैं बराह रास्त तो खैर मैंने कभी भी पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर तनकीद नहीं की, लेकिन आज मैं उनसे कहूँगा कि या तो लाना नहीं था या इस तरह जलील नहीं करवाना था। एक शख्स PMLN के साथ अपनी एफिलिएशन को छोड़कर आया और आपके अंदर मौजूद नासूरों ने सिर्फ आपको नाकाम बनाने के लिए उसको निशाना बनाया। जो मरवत साहब तो पे लगाए गए, इरफानुल्लाह खान बना के वो ट्वीट्स भी आए, बिल्कुल गलत। मैं कहता हूँ, मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैंने इरफानुल्लाह मरवत को कभी जराइम पेशा नहीं पाया। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अगर इस तरह का सलूक किया तो जरदारी साहब के पास आएगा कौन? यही सलूक फैसल सालेहात के साथ हुआ, ये इरफानुल्लाह मरवत के साथ हुआ कि एक दरवाजे से बुलवाते हैं और पिछले दरवाजे से जलील कराते हैं। अगर यही सूरत हाल रही, और जरदारी साहब को सोचना चाहिए अगर वो अपने वफादारों के ही नहीं हुए तो उनका वफादार बनना कौन चाहेगा? तो ऐसी सूरत हाल में वो जरा होशियार है। इसका दूसरा एस्पेक्ट के अगर हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में बिलावल चेयरमैन हैं, आसिफ जरदारी साहब को चेयरमैन हैं, तो इस फैसले से तो लगता है कि फिर जरदारी साहब की वाकई में उस लिहाज से अथॉरिटी है नहीं जैसे बताई जाती है कि जी सिर्फ और सिर्फ वही रन कर रहे हैं। बिलावल साहब ने आज चेयरमैन ने कह दिया, बेटियों के ट्वीट्स आ गए तो फौरन से फिर खलबली मच गई पार्टी के अंदर और उन्हें मौक़िफ़ चेंज करना पड़ा। फरतुल्लाह बाबर साहब भी आ गए कि नहीं जी अभी तो शमूलियत का फैसला हुआ ही नहीं। असल में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़ानदान से जो उनका अपना बिलावल हाउस के मकीन है, हमने कभी उनके साथ कभी कोई तसल नहीं की। यानी कि मुझे गिरफ़्तार भी कराया, मैं निकला 4 महीने पहले, आपने भी मुझे कहा है प्रोग्राम पे बताएं, मैंने कहा नहीं मैं इनसे नहीं टकराना चाहता, इनसे क्या टकराना। लेकिन अब चूँकि आपने ये बात कर दी है, मैं आपको बताऊँ और ख़ास तौर पर दोनों साहबजादियों को बताऊँ कि जिस दिन मलीर में आपकी हुकूमत, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, खातून की हुकूमत, मलीर की माओ बहनों को गोलियाँ मार रही थी ना, काश ये ट्वीट उस दिन आनी चाहिए थी आपकी, और अपनी हुकूमत के इस वज़ीर आला को जो गोलियां मरवा रहा था, इसको गिरेबान से निकाल के आप बाहर फेंकती तो मैं आपकी औरत से वाबस्तगी का बड़ा कायल हो जाता। कुछ सीखिए अपनी वालदा से।
दूसरा मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब और उनके ये जो साहबजादे हैं, इनकी सियासत में पहली बार मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से अलग नजर आई। अच्छा। मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन मैं आज बता देता हूं। टाइम है ना आपके पास? जी जी बताइए। बिल्कुल। ओके। हुआ ये कि जब सेवन शरीफ में, ये शहीदों की पार्टी है ना, ये गड़ी खुदा बख्श मज़ार है, वहां से ये मज़ारों की सियासत करते हैं। मज़ारों पे सियासत करने वाली जमात का नाम पीपल्स पार्टी है। गड़ी ये जब कलंदर के मज़ार पे हुआ तो आपने देखा कि शहोदा के जो वहां पे 125 शहोदा के आज़ाद थे, उनको नाले में फेंक दिया गया और कुत्तों को खिला दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। अब देखिए 18 अक्टूबर, उसमें मैं था, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो थी। जब मेरे सामने मेरे नौजवान, उसमें 58 नौजवान मेरे शहीद हुए थे, मेरी टीम के, मैं कमांड कर रहा था सड़क के ऊपर, मैं जख्मी हुआ था। उसके आज़ा को शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने सबसे पहले तवज्जो देते हुए कहा था कि इनके आज़ा को रिजर्व करो, इनका डीएनए कराओ, और जिसका कोई वारिस नहीं है उसका वारिस होगा गड़ी खुदा बख्श, और वहां पे दफन कराओ। तो ये फर्क है मौजूदा पीपल्स पार्टी में और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी में, कि वो शहीदों का एहतराम करना जानती थी, आज भी लाशें दफन है, और तुम लोगों ने कुत्तों को खिला के साबित किया कि ये वो पार्टी नहीं है। हत्ता के, और जरदारी साहब से इस पे ये इख्तिलाफ है कि क्या इस दरिंदगी की सजा सिर्फ इतनी है कि आप ऑफिसरों को मअतल करें? आप अपने इस मुतालिका वजीर आला और वजीरों को निकाल के पार्टी से बाहर फेंकें। अगर आप शहीदों की वाकई पार्टी हैं, ये अल्लाह के अजाब से डरना चाहते हैं, तो उन लोगों को बाहर निकाल के पार्टी से, ओहदों से, वजारत से बाहर फेंकें, क्योंकि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खानदान से ये चीज जो है, हम कम से कम जो है आप एक्सपेक्ट नहीं करते। राइट, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। फैसल रज़ाब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी जो मौजूदा सियासत चल रही है उस पर भी बात करते हैं। फैसल, आपका तज्जिया जो है वो मुख्तलिफ इशूज़ पे बड़ा दो टोक रहा है। अभी एक मामला डॉन लीक्स का फिर से वो भी तूल पकड़ता चला जा रहा है। चौधरी निसार साहब ने कहा था 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, वो 4 दिन भी गुजरे हुए काफ़ी अरसा हो गया। आपको क्या लग रहा है कि असल वाकई में जो किरदार हैं, मुलव्वस लोग हैं, वो सामने आएंगे? देखिए ना, ये तो मैं उस वक्त सोचूं ना जब मुझे कोई खदशा हो कि हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए था, हो गया। मतलब मुझे तो जितना ये यकीन है कि इस वक्त जो है वो मगरिब होने का टाइम है, मुझे उससे ज़्यादा ये यकीन है कि इन लोगों ने करना ही यही है, इनका काम ही यही है, फ़ौज को निशाना बनाना। फ़ौज का काम है नाक की सीध के अंदर इंसाफ करना, और ये एतमाद की जंग है। एतमाद पिछले दिनों कुछ मजरू हुआ, जिसका अंदाज़ा ख़ुद फ़ौज को भी हुआ होगा। मेरी उनसे गुजारिश है, किसी किस्म का तजर्बा ना कीजिए। आर्मी चीफ के बयान को, अपने चीफ के बयान को टो करके सीधा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करें। आप देखेंगे कि मैं इंशाअल्लाह ताला वो काम कर रहा हूँ 12 साल से, और कर जाऊंगा कि 20 करोड़ आवाम को फौज के साथ खड़ा करूंगा। हम गैर मुसल्लह होंगे। जिस दिन फौज ने हमें कहा उठा लो बंदूक, उस दिन हम 65 बना देंगे, और फिर गवादर मेगा ऑयल सिटी बनेगा। दुनिया की मईशियत का 1/3 हिस्सा 2020 और 2024 के दरमियान पाकिस्तान में होगा, इंशाअल्लाह। और मैं बताऊं, कोई जरूरत नहीं है इंडिया से भिड़ने की, मेरी तारीखी रिसर्च रॉ के ऊपर है। मैं दुनिया के 18 मुल्कों के रिसर्च कलेक्टर हूं, वहां मेरे अपने नेटवर्क्स हैं, और मैंने सबसे बड़ी रिसर्च की है रॉ पे कि ये है क्या, और ये आने वाले प्रोग्राम के अंदर डिटेल से बताऊंगा। और ये एक दावा करके जा रहा हूं कि यहां से, सुनिए, इंडियन चीफ को या सबको ये ऐलान करें, तुम जितना असला चलाना है आओ हम पे चलाओ, हमारा वादा, हम तुम पे एक गोली भी नहीं चलाएंगे, आओ जंग करो। मैं आपको कसम उठा के कहता हूं इंडिया आपसे जंग नहीं करेगा। जाइए। 2019 में आपके पांव पे बैठा हुआ होगा, आपके पांव चाटेगा। सिर्फ आप गवादर मेगा ऑयल सिटी बनाइए, सीपैक नहीं, गवादर पोर्ट नहीं, बिल्कुल सही है, गवादर मेगा ऑयल सिटी, गवादर मेगा ऑयल सिटी। ओके, उसके बाद आप कहते हैं कि भारत जो है जंग नहीं करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आपके पांव चाटेगा, आपके पांव चाटेगा 2019 में, मैं बता रहा हूं, फैसल आब्दी बता रहा है। ठीक है। अब ये पैनमा केस जो है, इसका फैसला तो महफूज हो गया, लेकिन क्या इसमें किसी एक ऐसी सियासी जमात या ऐसे सियासी लीडरान जिनके बारे में बारहा कहा जाता है कि उनके खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं आता अदालत का, यहाँ पे उनकी सियासत कोई गैर महफूज हो गई है कि नहीं? किसके खिलाफ फैसला है जो ये कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ करते हैं? कुछ नहीं करते।
वो आपको डराते हैं, आप वहां पे खड़े होकर जो अपने कपड़े पसीने में शराबोर कर रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कौन सा फैसला आ गया आज तक जी? मुझे भी बता दें। पीपल्स पार्टी तो कहती है ना उनके वज़ीर आज़म वो गिलानी साहब को फारिग कर दिया। अरे नहीं भाई, अरे नहीं भाई, वो पीपल्स पार्टी की, अब मैं अंदर की बात क्या बताऊं, इनकी क़यादत को हटा दे तो पूरी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी। और ख़ास तौर पे वो जो पीछे वज़ीर आज़म आ रहे थे वो इसके रुए रवा थे, अपोजिशन लीडर, कि उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल के बाहर फेंकना था। अदालत से साजबाज करके वो जो इफ्तिखार चौधरी का ड्राइवर था, जो आज इनका सबसे बड़ा रहनुमा बना हुआ है, जो बेनज़ीर भुट्टो पे सबसे ज़्यादा लानतान करता था, काश बेनज़ीर भुट्टो की बेटियां उस लानतान को ज़रा देखें कि वो क्या कहता था। वो उसकी कारस्तानी थी कि उसने यूसुफ रज़ा गिलानी को निकाल दिया। कोई नायल ही नहीं थी, क्योंकि जब तक 2 साल कैद नहीं होगी नायल हो नहीं सकता। चलिए आखिर में आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर दी कि मतलब पीपल्स पार्टी के अपने ही अंदर के लोग जो हैं वो गिलानी साहब को फारिग करना। हाँ, मैं लड़ रहा था ना उस वक्त केस, मैं ही तो लड़ रहा था। ठीक है, मुझ पे पाबंदी जो रिमूव करवाई थी वो फिर आगे यूसुफ रज़ा गिलानी ने दरख्वास्त करके कराई थी कि इसको वापस भेज दें, उसी ने लगवाई थी। टाइम खत्म हो गया, तशनगी बाकी रह गई है, और लेकिन कोशिश करते हैं चलें उसको किसी और नशिस्त के लिए उठा रखते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा अब्दी साहब प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद रहे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।